नमस्कार दोस्तों, निशिन रिएक्ट के और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए जो लाया हूँ वो बहुत बढ़िया वीडियो है। हमारे देश का ही चैनल है अंतरिक्ष टीवी का, और इसका टाइटल है इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके लिया अपना बदला। तो 2 बार देखा हूँ इस वीडियो को, सोचा इस वीडियो को आप भी देखना चाहिए। अगर आप एक भारतीय है तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। 28 सितंबर 2014 को ये कार्टून अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश किया गया था। भारत के मंगलयान 1 मिशन का मजाक बनाते हुए इस न्यूज़पेपर ने हमारे देश को गरीब इंसान के तौर पर दिखाया, जो कि स्पेस के एलाइट क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इसके सिर्फ 4 दिन पहले यानी 24 सितंबर 2014 को भारत मंगलयान 1 मिशन के साथ अमेरिका, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद मार्स की ऑर्बिट में पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था। अब आप जरा इस वीडियो पर भी नजर डालिए। India has launched its most ambitious space mission yet. भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जिसकी कॉस्ट लगभग 145 मिलियन डॉलर्स की थी। अब बीबीसी इस न्यूज को कवर कर रहा होता है और उनके साथ लाइन पर भारत के एक बिजनेस एक्सपर्ट नितिन श्रीवास्तव थे। अब दोस्तों, इस दौरान बीबीसी के रिपोर्टर लाइव टेलीविजन पर भारत का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, More than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? अब देखो, साफ सीधी बात है कि बीबीसी को यह हजम ही नहीं हो रहा था कि जिस देश पर उनके देश ने 200 साल से भी ज्यादा समय तक हुकूमत की है और जिसको लेकर ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ये कहा करते थे कि भारत हमारे बिना सरकार तक नहीं चला पाएंगे, वो देश आखिर कैसे आज स्पेस सुपर पावर बनकर उभर रहा है। एक जर्मन मैगजीन देर स्पिएगल में पब्लिश किए गए इस कार्टून पर भी जरा गौर फरमाइए, जहां भारत की खस्ता हाल टेक्नोलॉजी और ओवर पॉपुलेशन पर निशाना साधा गया है। अब यहाँ पर एक और भारत के गरीब लोगों को दिखाया गया है जो एक ट्रेन में भरकर जा रहे होते हैं, और दूसरी ओर चाइना की हाईली एडवांस्ड बुलेट ट्रेन है जो तेजी से दौड़ रही है। अब जिस देश के 30 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना सही से नसीब नहीं होता है, क्या उसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अरबों रुपए पानी की तरफ बहाने का हक है? ये मेरा सवाल नहीं है, बल्कि इन बातों के जरिए वेस्टर्न मीडिया हमारे देश और हमारी स्पेस एजेंसी यानी इसरो को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं उसी वेस्टर्न मीडिया को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत अपनी आजादी के सिर्फ 75 साल बाद उस मुकाम पर खड़ा है जहाँ हम चांद और मार्स पर अपने स्पेस क्राफ्ट्स को भेज चुके हैं। इसरो जो साल 2024 तक अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए तैयार है, उसको क्रिटिसाइज करने से पहले बीबीसी को अपने खुद के देश और वहां की स्पेस एजेंसी पर भी नजर डाल लेनी चाहिए, है कि नहीं? जिसकी स्पेस अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे एक ही डायलॉग याद आता है, अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब अगर आप यूके की स्पेस एजेंसी के विकिपीडिया पेज पर जाओगे तो पूरा पेज स्क्रॉल करने के बाद भी आपको एक ढंग की स्पेस अचीवमेंट का जिक्र नहीं मिलेगा। अब नवंबर 2018 में यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यूके ने कहा था कि वो अपना खुद का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करेंगे, जिसके लिए इनकी गवर्नमेंट 500 करोड़ पाउंड खर्च करने वाली थी। लेकिन सितंबर 2020 आते आते हालत ये हो चुकी है कि इस प्रोजेक्ट को बंद करने की नौबत आ गई है और यूके के इंजीनियर्स चुपके से अपनी लव्स पर ताला लगाकर भाग खड़े हुए। खैर दोस्तों, इसरो का मोटिव हमेशा से ही भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने का है और हमारे अपने खुद के गोल्स को पूरा करने का है। देखो, हमने कभी भी दूसरे देशों से कंपटीशन में पड़ने और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। इसरो ने बीबीसी के रिपोर्टर्स की तरह न्यूज स्टूडियो में बैठकर मुंह नहीं चलाया, बल्कि बिना कुछ बोले वो करके दिखाया जो वेस्टर्न मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा था। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। अब जरा पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ साइंस फवाद चौधरी के ये ट्वीट देख लीजिए, जो उन्होंने चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर क्रैश हो जाने पर इसरो और भारत का मजाक बनाते हुए लिखा था। अब यहाँ पर मिस्टर फवाद चंद्रयान 2 के पार्शियल फेलियर पर इसरो को ये नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें स्पेस मिशंस पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए और जो काम ना आता हो वो करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब यार, जहाँ हम स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान के बारे में चर्चा करने का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। तो फिर फवाद चौधरी के ट्वीट्स के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता, करने दो,
मजा लेना चाहता मजा लेने दो। खैर यार, जोक्स अपार्ट, कोई जाकर न्यूयॉर्क टाइम और बीबीसी को ये बताओ कि मून पर पहली बार पानी की खोज नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नहीं की थी, बल्कि साल 2008 में इसरो द्वारा मून की ऑर्बिट में भेजे गए चंद्रयान 1 ने ये अचीवमेंट हासिल किया था। और क्या आप जानते हो कि इसका बजट कितना था? सिर्फ और सिर्फ $76 मिलियन, जबकि 1960 से लेकर 1973 तक चले नासा के अपोलो स्पेस मिशन का टोटल खर्चा $26 अरब आया था। अब दोस्तों, चांद पर 12 एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराने के बाद भी नासा ये नहीं जान पाई कि इसकी सरफेस पर पानी भी मौजूद हो सकता है, लेकिन इसरो के स्पेसक्राफ्ट ने इसके सरफेस से कई किलोमीटर ऊपर इसको ऑर्बिट करते हुए ही ये रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी कर ली। अब साल 2009 में नासा के द्वारा मून की ऑर्बिट में भेजा गया लूनार रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर, जिसकी कॉस्ट $500 मिलियन की थी, और इसके साथ भेजी गई $80 मिलियन कीमत वाली लूनार क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट। अब इन दोनों का मकसद चंद्रयान 1 की खोज को वेरीफाई करना था और इसके जरिए मून को नए सिरे से स्टडी करना था। अब बात करते हैं साल 2014 में मार्स की ऑर्बिट में पहुंचने वाले मंगलयान की। चाइना, जो दुनिया भर में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में मार्स की ऑर्बिट से दूर रह गया था। पर दोस्तों, भारत वो पहला देश बना जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कारनामा करके दिखाया था। फरवरी 2021 में यूएई ने भी ये कारनामा दोहराया था और ये देश अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स की ऑर्बिट में एंटर कर गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको कोई ये बात नहीं बताएगा कि इसरो ने यूएई के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद की थी। मंगलयान 1 मिशन का टोटल बजट सिर्फ $73 मिलियन का था, जो हॉलीवुड में बनने वाली कई मूवीज से भी कम ही बैठता है। इसरो ने दुनिया को दिखाया है कि स्पेस रेस सिर्फ अमीर देशों के लिए ही नहीं है। अगर कुछ कर दिखाने का पक्का इरादा हो तो कम बजट में भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। अब दोस्तों, मंगलयान 1 मिशन में मार्स की सरफेस को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट किया गया था और इस प्लैनेट की कई हाई रेजोल्यूशन फोटोज भी खींची गई थी। अब दोस्तों, 15 फरवरी 2017 वो दिन था जब इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब इन 104 में से 96 सैटेलाइट्स तो सिर्फ अमेरिका की ही थी। इसके बावजूद अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसरो का मजाक बनाते हुए कहा कि उन्होंने छोटी छोटी सैटेलाइट्स को भेजकर ये रिकॉर्ड बनाया है। अब आपको बता दें कि इस लॉन्च के दौरान इसरो के पेलोड का टोटल वेट करीब 1378 किलोग्राम का था। लेकिन मेरे दोस्त, जब साल 2021 में इलोन मस्क के स्पेसएक्स ने एक साथ 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा, तब उनकी सैटेलाइट्स की साइज और वेट पर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल से भेजी गई इन सैटेलाइट्स का टोटल पेलोड कुछ 1000 किलोग्राम का ही था। लेकिन इसके बावजूद भी सभी वेस्टर्न मीडिया इसरो का रिकॉर्ड टूट जाने पर गजब की खुशी मना रहे थे। अब पिछले कुछ सालों में इसरो दुनिया भर के देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने वाली एक ट्रस्टवर्दी और अफोर्डेबल एजेंसी साबित हुई है। हमने 34 देशों की 400 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भी आते हैं। अब आप सभी ने इलोन मस्क के रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का प्लान के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो पृथ्वी की ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को भेजने के बाद वापस धरती पर आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन के बारे में सुना है? ये फंस गया सीएम। नहीं सुना ना? शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी की है। हालांकि देखो, ये प्रोजेक्ट अभी काफी अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास भी रीयूजेबल रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी होगी। अब जरा याद करिए साल 1980 का वो दौर जब नासा ने इसरो के साथ क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर दिया था और हमारे स्पेस टेक पर लगाम लगा दी थी। और कारगिल वॉर का वो समय भी आपको याद होगा जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भारत को अपना जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं करने दिया था। लेकिन कहा तो ये भी गया है कि विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। जब भारत को अमेरिका और वेस्टर्न देशों की मदद नहीं मिली तो इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन भी डेवलप किया और आज हमारे पास नाविक भी है, जो भारत का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है और नासा के जीपीएस से काफी बेहतर माना जाता है। और दोस्तों, इसरो उन ऑर्गेनाइजेशंस में से नहीं है जिनकी स्पेस रेस ही रशिया को पीछे करने के लिए शुरू हुई थी। हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से दूसरे देशों की भी मदद करते हैं। 5 मई 2017 को इसरो ने साउथ एशिया सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसे हम सार्क सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। ये सैटेलाइट खास तौर पर साउथ एशिया के देश जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका के लिए लॉन्च की गई थी, जो इन देशों को वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग्स, कम्युनिकेशन और नेविगेशन में मदद कर रही है। यहाँ
तक कि इन देशों में एजुकेशन और गवर्नेंस को लास्ट माइल तक पहुंचाने में इसरो की सैटेलाइट का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को भी सैटेलाइट की सर्विसेज ऑफर करी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें लेने से मना कर दिया। अब जो लोग कहते हैं ना कि इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन में सिर्फ पानी की तरह पैसा बहा रहा है और इससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, वो जरा मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। हमारे देश भारत में करीब 15 करोड़ किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी उनकी फसल पर निर्भर करती है। इसरो की सैटेलाइट्स हमें वेदर फोरकास्टिंग में मदद करती है, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स फार्मर्स की फसल खराब होने से बच जाती है। किस रीजन के फार्मर को क्या क्रॉप लगानी चाहिए और वहाँ की मिट्टी के ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये इसरो टाइम टू टाइम बताती रहती है। अब देश के अलग अलग इलाकों में गिरते अंडरग्राउंड वाटर लेवल की ओर आज हमारा जो ध्यान जा रहा है ना, तो इसमें इसरो की स्टडी का इंपॉर्टेंस तो आपको मानना ही होगा। भारत के करीब 90 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। उन लोगों तक मेडिकल सर्विसेज टेलीमेडिसिन के जरिए पहुंचाई जाती है, जिसमें इसरो की टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। टेली एजुकेशन की मदद से दूर दराज के गांव के बच्चे भी घर बैठे पढ़ पाते हैं और बेहतर कम्युनिकेशन नेटवर्क के कारण गांव में रहने वाले बूढ़े माँ बाप शहर में अपने बच्चों का हाल चाल जान पाते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत पर फ्लड, अर्थक्वेक, हरिकेन या सुनामी जैसा खतरा आता है तो इसरो हमें पहले ही सावधान कर देता है, नहीं तो ना जाने कितने ही मासूम जाने चली गई होती, जिनकी कीमत आप पैसों से तोल नहीं सकते। डिफेंस के सेक्टर में इसरो ने DRDO के साथ मिलकर एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में मदद की है, तो वहीं हमारा अपना GPS सिस्टम पड़ोसी देशों में आर्मी एक्टिविटीज पर नजर भी रखता है। इसरो सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि भारत की जरूरत है। लेकिन अफसोस, देश में बैठे कुछ लोग ही अक्सर इसे क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। अब अगर आपको इसरो पर प्राउड है और आप भारत को स्पेस की सुपर पावर बनते देखना चाहते हो, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को हर एक देशवासी तक शेयर करना आपका काम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। ये हमें आपके लिए वीडियोस बनाने में काफी मोटिवेट करता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। ये था वीडियो। बोला था ना आपको इंडियंस होने पर प्राउड फील होगा। वीडियो का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इंडियंस हो तो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो यही था वीडियो, जो बहुत ज़रूरी था ये शेयर करना मेरी चैनल के ज़रिए। आप भी शेयर कर दीजिएगा। बस मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।